मुझे लगता है कि हर किसी ने बिल्कुल पागल भारतीय फिल्मों के बारे में कुछ न कुछ सुना होगा। मैंने भी सुना है, लेकिन मैं सबसे गहरे में नहीं गया। फिल्म इसी से शुरू हुई और तब मैंने समझ लिया कि समय अविस्मरणीय बीतेगा। लेकिन ऊपर से एक और इंट्रो डाल दिया। मैं चूस आऊं। असल में माइक्रोचेलिक अपने पिता से एक कहानी सुनाने के लिए कहता है, जिसके बाद हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम सुदीप है, जो फलों को एक ही बार में काट देता है। मुझे समझ में नहीं आता उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया। रुको, तुम अभी भी एक सामान्य इंसान बन सकते हो। इस आदमी के साथ एक छोटे से बातचीत के बाद, मुझे पता नहीं है कि ये कौन है, हम समझ सकते हैं कि यह शूटर अपराध से जुड़ा है, माफिया आदमी। वह एक महिला के साथ यौन संबंध भी बनाता है, जिससे हमें पता चलता है कि वह पूरी तरह से यौन रूप से गलत समझा जाने वाला गधा है। इसके बाद एक अजीब दृश्य आता है, जहां एक लड़की जिसका नाम बिंदु है, अपने गंदे चेहरे को अपने भाई की पत्नी के कपड़ों पर पोंछती है। क्या घर में बिजली चली जाती है, लड़की खिड़की से बाहर झांकती है और यह देखती है। मिलिए, इसका नाम नानी है और वह इस लड़की का पीछा 2 साल से कर रहा है। इस दौरान उसने एक बार भी उसके शब्दों का जवाब नहीं दिया और बस अनदेखा करती रही। ये बकवास है। तो पेंसिल को स्क्रू ड्राइवर से तेज करना। यह नानी किसी तरह से उपलब्ध सामग्रियों से एक प्रोजेक्टर बनाता है ताकि लड़की अपने पेंसिल को तेज कर सके। ओह, यह तो एक कड़ी भारतीय पार्टी है जो कहानी पर कोई असर नहीं डालती। हे भगवान, अगले दिन यह बदतमीज लड़की का पीछा करना जारी रखता है, यहां तक कि काम पर भी। ईमानदारी से कहूं तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। उसने इन 2 सालों में पुलिस से संपर्क करने की कोशिश नहीं की। उसे स्पष्ट रूप से मदद की जरूरत है। वैसे उनके बालों का हवा में उड़ना काफी मजेदार है यार। आगे बिंदु को सुदीप कंपनी का एक विजिटिंग कार्ड मिलता है ताकि वह अपने काम के लिए दान इकट्ठा करने की कोशिश कर सके। सुदीप, अगर तुम नहीं जानते, वही फल का शूटर है। बिल्कुल, माफिया जब मिलते हैं तो तुरंत उस पर नजर डालते हैं। और स्टालक्रिच लड़की की मंदिर में निगरानी जारी रखता है और फिर इस माफिया के साथ लंच पर भी। सभी को नमस्ते। कुकल्ड यहाँ हैं। ये मैं हूं कुकल्ड। सुदीप एक दूसरे को चम्मच से खिलाने का प्रस्ताव रखता है, लेकिन महिला उसके शब्दों को अनसुना कर देती है। अकेले में खा रही है और उसे नैतिकता का एक जबरदस्त झटका लगता है। फिर वह देखता है कि बिंदु स्टालक्रिच को देख रही है। ओह, हम एक कड़ी टिल्ट देख रहे हैं। दोपहर के खाने के बाद ये अधूरा जोड़ा कार में चला जाता है। वह तो हीरो नहीं रहती और वह बस उनके पीछे मोटरसाइकिल पर चला जाता है। अगले दिन बिंदु काम पर देर तक रुकती है और जब वह घर जाने की तैयारी करती है तो उसे पता चलता है कि उसके स्कूटर में पेट्रोल नहीं है। और देर रात बाहर जाना थोड़ा डरावना है, बिल्कुल। इसलिए वह स्टालकर को एक एसएमएस भेजती है। तो यह है प्रतिक्रिया प्राप्त संदेश पर। और हाँ, एसएमएस खाली था, लेकिन अधूरे समझे गए जीनियस ने किसी तरह समझ लिया कि उसे कहाँ जाना है। और जब वह आया तो उसने कहा कि वह उसका संदेश हटाना चाहती थी, लेकिन गलती से अपना भेज दिया। क्या बेशर्म है। ठीक है, कम से कम उसने 2 साल में पहली बार उसे कुछ शब्द कहे। शानदार गानों का समय आ गया है। और इसी समय एक बेवकूफ आदमी बंद दुकान में घुसने, मंदिर जाने, स्कूटर चुराने और एक महिला के कारण पूल में गिरने में सफल हो जाता है, जो वैसे सड़क के बीच में है। कितना हो सकता है यार, कितना हो सकता है, तेरी माँ की कसम यार। इसके बाद नानी एकदम खुश चेहरे के साथ चलता है और इस तरह से उसे हमारा पुराना ज़नाकोमी अगवा कर लेता है। आगे जबरदस्त एक्शन। माफिया वाला गेगन को जलन के कारण मार देता है। इसी पल बिंदु को नानी का फोन आता है और वह उससे प्यार का इजहार करती है। वह जल्दी से उसके पास आने के लिए कहती है, लेकिन वह अब नहीं आ सकेगा। बस एक बार कहकर तो देखो। कुछ तो नहीं रोया। ऐसा लगता है जैसे गाना खत्म हो गया और बस यही अंत है, लेकिन स्टालकर की आत्मा शराबी की तरह बह रही है। अगले सुबह बिंदु घर से स्कूटर पर जा रहा है, ये ध्यान में रखते हुए कि वह काम पर रह गया था और उसमें पेट्रोल नहीं था। फिर वह अपने मृत प्रेमी के शव को देखती है जिसे गाड़ी में डाल रहे हैं। वैसे मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है कि शव शहर के बीच में कैसे आया, अगर वह किसी दूर दराज के इलाके में मरा था। इसके बाद हम एक मक्खी का जन्म देखते हैं, जो एक महाकाव्य संगीत के साथ होता है। इसके बाद शुरू होते हैं अद्भुत रोमांच। वह कभी डूबने वाली होती है, कभी उसके ऊपर पैर से कुचलने की कोशिश की जाती है, साथ में सिगरेट की बट भी होती है, कभी वह बुलबुले फोड़ती है। ये कितना प्यारा है। तो मैं किस बारे में बात कर रहा था? संयोगवश एक पक्षी से भागते हुए हमारा मुहिस्लाव सुदीप के घर में पहुंच जाता है। इसके अलावा मक्खी एक नींबू पानी की बाल्टी में ओकाजवैत्सा, जहां उसे अच्छे से हिलाया जा रहा है और अचानक वियतनामी फ्लैशबैक शुरू हो जाते हैं। मुकिच खुद को संभालता है, नींबू पानी के चक्कर से बाहर निकलता है और कई बार सुदीप पर हमला करने की नाकाम कोशिश करता है। वैसे अगर तुम्हारे पास कोई मक्खी या कोई और कीड़ा आता है तो शायद यह वह इंसान है जिसे तुमने कोई बुरा किया है और अब वह मौत के बाद बदला ले रहा है। फिर नानी अपनी प्रेमिका को याद करता है और उसके पास उड़ता है। मक्खी की प्रेमिका अपने भाई की बहन को बताती है कि उसे कितना बुरा लग रहा है और उसने नानी से प्यार किया।
वैसे वो पहले ही आ चुका है और ये सब सुन रहा है। बिंदु के काम पर एक माफिया आता है और यह बताने लगता है कि नानी चाहता है कि वह उसे भूल जाए और अपनी जिंदगी आगे बढ़ाए। बस इस चालाक आदमी को देखो। लड़की रोने लगती है और इस समय सुदीप सूक्ष्मता से उसके अंडकोश को खींचने की कोशिश करता है, लेकिन मक्खी चुप नहीं बैठती और उसे परेशान करने लगती है, बजिंग करते हुए और उसके कानों में उड़ते हुए। लेकिन एक गलत चाल के कारण नानी जाले में फंस जाता है। बेशक भरोसेमंद लड़की कहती है कि पीछा करने वाले को भूल जाना अभी भी सही होगा। फिर काम के साथी आते हैं और सुदीप सफलतापूर्वक वहां से भाग जाता है। ऐसा लगता है कि मक्खी जाले में फंसकर हैरान है। मैं हैरान हूं, सब हैरान हैं, लेकिन वह बस एक सेकंड में उससे बाहर निकल जाता है। आगे लाखों चीजें घटित होती हैं, जिसमें मक्खी माफिया को उसके घर में आतंकित करती है और अंत में मक्खी सुदीप की आंख में उड़ जाती है जब वह गाड़ी चला रहा होता है और सुदीप किसी चमत्कार से 200 बार पलटते हुए और पूरी गति से एक ट्रक में टकरा जाता है, लेकिन वह इसके बाद भी बच जाता है। इसके बाद मक्खी कांच पर लिखती है, मैं तुम्हें मार दूंगी। कितना प्यारा है ना। बिंदु नानी को याद करते हुए बैठकर रोती है। उसके आंसू मेज पर गिरते हैं और मक्खी इस पल का फायदा उठाकर आंसुओं से लिखती है कि वह नानी है और वह पुनर्जन्म ले चुकी है। पंजों के इशारों और पास में रखी एक अखबार की मदद से उसने माफिया को भगा दिया और वह बताता है कि उसे सुदीप ने मारा। बिंदु पूछती है, अब क्या करें? और मक्खी नानी को जवाब देती है, उसे मारना, बिल्कुल। और बिंदु को इससे कोई सवाल नहीं था। उसने खुद ही एक सेकंड में पूछा, उसे कैसे खत्म किया जाए। इस चेहरे को 10 अंकों की स्केल पर आंकिए। बिंदु मक्खी के लिए कीटाणुनाशक स्प्रे से बचने के लिए सुरक्षा चश्मे बनाती है। मुखिज भी कड़ी ट्रेनिंग करता है। उन्हें इस दिलचस्प बात का पता कहां से चला? इस बीच सुदीप को यह समझ में आ गया था कि मक्खी उसे मारना चाहता है। माफिया की नजर कीटों को खत्म करने के तरीके पर है, जबकि बिंदु लोगों को खत्म करने के तरीकों पर। मुझे मदद करो, मैं और यह सहन नहीं कर सकता। तो ठीक है, आगे क्या है? माफिया पर 1 मिलियन तिरस्कार और उसे मारने की कोशिशें। मुझे तो यह भी नहीं पता कि यहाँ किस पर दया करनी चाहिए। बिंदु कैफे में जाकर मक्खी के साथ कॉफी पीने जाती है और उससे बात करती है। वेटर पूरी तरह से हैरान है, जो कि काफी स्वाभाविक है। इस बीच सुदीप पूरी तरह से पागल हो गया और अपने घर में कीड़ों के प्रवेश को असंभव बना दिया। अगर लोग दरवाजे से अंदर आते हैं तो उन्हें एक स्कैनर के जरिए चेक किया जाता है, जो कीड़ों का पता लगाता है। इसलिए नानी घर में और नहीं जा सकी और हत्या की कोशिशें जारी नहीं रख सकी। आखिरकार बिंदु सुदीप के पास आई और खेल खेल में मक्खी को घर में अंदर बुला लिया। मक्खी वैसे अब उसके पैरों पर छोटे चाकू हैं। संक्षेप में सुदीप को बिंदु को बाहर निकालना पड़ा क्योंकि मक्खी ने उसे चाकू से मारने की कोशिश की। क्या बकवास है। मक्खी ने एक ऐसी स्थिति पैदा की जिसके कारण माफिया के सभी पैसे जल गए। एक पल में सुदीप ने एक साधु तांत्रिक से मुलाकात की जिसने उसे बताया कि पैसे जल जाएंगे। जब यह सच में हुआ, सुदीप तेजी से उसकी तलाश में निकल पड़ा। माफिया एक तांत्रिक को ढूंढते हैं और वह उसे नानी की मृत्यु के स्थान पर ले जाता है और वह कहता है कि उसकी मौत के बीज यहां बोए गए थे। और तभी उसे समझ में आता है कि नानी मक्खी में पुनर्जन्म ले चुका है। अब और भी बड़ा बवाल शुरू होने वाला है। शामानिच ने एक अनुष्ठान किया जिसने पक्षियों को मक्खी के स्थान का पता लगाने की अनुमति दी। बिना मुश्किलों के नहीं, लेकिन नानी जल्दी से पक्षियों से निपट लेता है और उन्हें बर्बाद कर देता है। सुदीप और तांत्रिक एक घर में बंद हो जाते हैं जहां लड़ाई के बाद आग लग जाती है। लगता है सब कुछ खत्म हो गया है। बिंदु और मक्खी स्लाव आतिशबाजी कर रहे हैं अपनी मिशन की सफलता का जश्न मनाते हुए, लेकिन माफिया को बेशक बचा लिया जाता है। इसके बाद सुदीप यह पता लगाता है कि आग में कोई बोल्ट नहीं है और कैमरों के जरिए यह पता चलता है कि मक्खी की मददगार बिंदु थी। और अब यह सिर्फ माफिया ही नहीं समझते बल्कि उसका दोस्त भी। लेकिन इसके बाद वह किसी कारण से अपने दोस्त को मार देता है और कुछ अजीब बवाल हो जाता है। सुदीप बिंदु के पास आता है और कहता है कि उन्हें एक महत्वपूर्ण मामले पर चर्चा करनी है और उसे बाहर ले जाता है। सवाल है कि वह बकवास क्यों नहीं विरोध कर रही थी। समझ में नहीं आ रहा। वह बिंदु को मक्खी के बारे में और यह कि उसे कोई मदद कर रहा है बताता है। बिंदु उसे स्टेशनरी चाकू से मारने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ नहीं होता। सुदीप नानी को बुलाता है और उसे अपने पैरों के सामने झुकने के लिए मजबूर करता है, वरना वह लड़की को मार देगा। एक बेवकूफ माफिया पर जूते उतारता है ताकि मक्खी की मौत को महसूस कर सके, और इसी दौरान मक्खी उसकी टांग में सुई चुभो देती है। और फिर यह फ्रीक मक्खी पर पिस्तौल से निशाना लगाने की कोशिश करता है, भविष्य के चश्मे पहनता है और फिर बेशर्मी से राइफल से मक्खी को मारने की कोशिश करता है। वाह। और यहां से महाकवि शुरू हुआ। मक्खी एक गोली फेंकती है और झूमर टूट जाता है। तो अंत में मक्खी ने माफिया पर अपनी जान की कीमत पर बंदूक से हमला किया। अंतिम भाग में बिंदु स्कूटर चला रही होती है और उसके पास एक लड़का आता है, लेकिन तभी एक मक्खी उसके पास सुई के साथ आती है और लिखती है, मैं वापस आ गया हूँ। फिर मक्खियां मनोवैज्ञानिक संगीत पर नाचती हैं और अंत में बच्चा शुरू में कहता है कि यह कहानी बहुत अच्छी है,